तो सभी एस्पिरेंट्स को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि मेंस का एग्जाम सितंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है, सिविल सर्विसेज 2023 मेंस का। तो ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ कि आईएएस की मेंस की तैयारी कैसे करें, सिविल सर्विसेज मेंस जो भी एग्जाम आ रहा है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी भी पहला एक भी आंसर कभी नहीं लिखा है, आपको ये क्लू भी नहीं है, और अगर आप बिगिनर्स हैं कि कैसे इस एग्जाम को अप्रोच किया जाए, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आप इस एग्जाम को अप्रोच कर सकते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगा, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके काफी हद तक मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे आपके मेंस एग्जाम के। तो अब इस मेंस एग्जाम को अप्रोच कैसे करें? तो इस मेंस को अप्रोच करने की जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो शुरू होती है प्रीलिम्स से। जैसे ही आपका प्रीलिम्स ओवर होता है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स ओवर होते ही एटलीस्ट 1 वीक आपको खुद को देना है। एक हफ्ते में आप घूमने जाएं, एंजॉय करें, जो आपका एनर्जी लेवल है, कंसंट्रेशन लेवल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको रिप्लेनिश करें, उसको पूर्ति करें। बेसिकली बात ये है कि जितना आप थक जाते हैं प्रीलिम्स की तैयारी करते करते, और जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जाम होता है तो आप सोचते हैं कि हाँ यार, अब मेरे को एक चरण मैंने पार किया है, तो अब मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो आप आराम से 1 हफ्ते का रेस्ट लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। तो अब जब आप 1 हफ्ते रेस्ट लेने के बाद वापस से इस युद्ध के अंदर उतरते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि प्री और मेंस जो एग्जाम है, ये दोनों डिफरेंट एग्जाम है, ठीक है। दोनों में अलग तरह का माइंडसेट और अलग तरह की अप्रोच चाहिए। प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम था और जो मेंस का एग्जाम था, इनमें क्या फर्क है पहले आपको ये समझना है। तो जो पहला फर्क है वो ये है कि जो प्री की आप तैयारी कर रहे थे तो आपके पास काफी सारा टाइम था, तो आपका जो फोकस था वो ये था कि कैसे इस चीज की अच्छे से तैयारी कर लूं मैं। कुछ लोग 6 महीने पहले तैयारी में लग जाते हैं, कुछ लोग 2 महीने में तैयारी करते हैं, कोई लोग 3 महीने तैयारी करते हैं प्रीलिम्स की, जिसके अंदर प्रैक्टिस करते हैं, वो मॉक्स देना काफी ज्यादा मतलब मान लीजिए कि आप मेमोरी स्किल्स पे फोकस रहता है, काफी फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद रखना पड़ता है, काफी चीजों को मेमोराइज करना पड़ता है। और जो दूसरी तरफ जो मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम का जो फोकस रहता है वो इस चीज पे रहता है कि कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे। क्योंकि आप जैसे देखिए कि प्री और मेंस के बीच में आपका 3.5 मंथ्स का टाइम होता है। तो अब हर एक कैंडिडेट के पास प्री और मेंस के बीच में जो मेंस प्रिपरेशन के लिए टाइम है वो लिमिटेड है, 3.5 मंथ्स। इस टाइम के अंदर जो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर जाएगा वो इस एग्जाम में सफलता पा लेता है। और जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो प्रीलिम्स जो एक एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ एग्जाम है, कि उसके अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन होते हैं और आपको उसमें से टिक करना होता है। उसमें पहले एलिमिनेशन टेक्निक यूज में आती थी, जो आजकल बंद हो गई एलिमिनेशन टेक्निक। लेकिन उसके अंदर प्रीलिम्स के अंदर आपको मेमोरी स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होना चाहिए, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, आपको याद रखना होता है बहुत कुछ। तो वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ एग्जाम है। लेकिन मेंस एकदम अलग सब्जेक्टिव काइंड ऑफ एग्जाम है, जिसके अंदर उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना याद रख पाते हो, क्या क्या फैक्ट्स आपको याद है, क्या डेटा आपको याद है। वहां फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपको कोई इशू कितना अच्छे से समझ आ रहा है, कितने अच्छे से आप उसका आंसर कर पा रहे हैं, आपकी ओपिनियन कितनी स्ट्रांग है किसी व्यूज को लेके, कि आप कितनी स्ट्रांगली अपनी ओपिनियन बना पा रहे हैं, कितना अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं एक इशू को हर एक डायमेंशन में देखकर। तो ये मेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप ये फर्क समझ जाएंगे दोनों एग्जाम्स के बीच में, तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप मेंस को अप्रोच एक सही डायरेक्शन में और सही स्ट्रेटेजी से कर पाएंगे। अब जैसे कि आपको ये डिफरेंस मैंने बता दिया है कि ये 2 डिफरेंसेस होते हैं, और अब इसके बाद मेंस को अब इन डिफरेंसेस को जानने के बाद कैसे अप्रोच करना है। तो अब जैसे मैंने बताया, आपका प्री ओवर हुआ, आपने 1 वीक का रेस्ट ले लिया, आपने 1 वीक का रेस्ट लिया, अब वापस आए, आपने डिफरेंसेस समझ लिया कि प्री और मेंस में ये डिफरेंस था। अब मेरे को मेंस को किस तरह से अप्रोच करना है। तो जब आप मेंस को अप्रोच करने के लिए जाएंगे तो जो आपका पहला स्टेप है वो ये है कि आपको एक शेड्यूल बनाना है। बेसिकली एक शेड्यूल बनाना है जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ डेज अवेलेबल लिखने हैं, और क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करना है ये लिखना है। जैसे कि आपको 3.5 मंथ्स मिले, उसके बाद आपको उसमें कवर क्या क्या करना है। आपको ऑप्शनल कवर करना है, आपको एसे कवर करना है, GS 1 2 3 4 कवर करने हैं, कंपल्सरी पेपर्स कवर करने हैं, प्लस आंसर राइटिंग भी कवर करनी है। तो अब इनको ना हमें डेज डिवोट करने हैं। तो ऑप्शनल को अराउंड 30 से 40 डेज आप डेडिकेट करेंगे। उसके बाद 30 से 40 डेज ऑप्शनल को देने के बाद हर एक जीएस को लगभग 10 से 15 दिन आप डेडिकेट करें कि 10 से 15 दिन मेरे को एक जीएस खत्म करने में लगेगा। 4 जीएस को खत्म करने में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 50 दिन के अंदर 4 जीएस खत्म हो जाए। तो 50 दिन आपके यहाँ खत्म हो गए, 30 से 40 दिन में आपने ऑप्शनल तैयार कर लिया। अब उसके बाद एक बहुत जरूरी चीज जो लोग बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं, वो मैं कहूंगा कि आपको 1 हफ्ता कंपलसरी लैंग्वेज पेपर्स को भी देना है।
जैसे कि आप सभी जानते हैं सिविल सर्विस 2023 हुआ, बहुत से लोग सी सेट के अंदर असफल हुए क्योंकि सी सेट जो इस बार एग्जाम आया उसका जो लेवल था वो काफी हाई आया एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो कंपलसरी पेपर्स जो क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं उनको कभी भी लाइटली नहीं लेना। जैसे आप जानते हैं कि सी सेट में बहुत ज्यादा लोग रहे हैं, ऐसे मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो लोग कंपलसरी पेपर्स के अंदर, मेंस में कंपलसरी पेपर्स के अंदर रह गए। तो आपको एक हफ्ता कंपलसरी पेपर्स को, लैंग्वेज जो पेपर्स होते हैं उनको जरूर देना है। और रही एस्से की बात, तो एस्से को आपको इस तरह से टाइम देना है कि आपको हर एक संडे, जितने भी संडे आएंगे सारे संडे आपको एस्से को डेडिकेट करना है। आपका ये एम होना चाहिए कि आपको हर एक संडे को ऐसे के प्रीवियस टॉपिक्स को एनालाइज करना है। कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं लाइक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, जुडिशरी हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। ऐसे कॉमन टॉपिक्स को 4-4 करके डिवाइड करो 4-5 संडेज में, और हर संडे को 4 टॉपिक्स को पहले ही प्रिपेयर कर लो। पहले ही एक अपना ना एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर बना लो कि अगर इस तरह का ऐसे कुछ आएगा तो ये फॉर्मेट मैंने पहले बना रखा है, उसमें एग्जांपल लिख रखा है, डेटा लिख रखा है, सब कुछ लिख रखा है, कैसे मेरे को ऐसे लिखना है। और बस उस ऐसे को उठाकर अच्छे से एनालाइज करके जैसे ही आपके पेपर में जो टॉपिक दिखता है उस टॉपिक के अंदर उस ऐसे से आप पॉइंट्स ले सकते हो। उस ऐसे को रेफरेंस लेके आप एक अलग ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो जो भी टॉपिक आपके क्वेश्चन पेपर में आए। और अब बात आती है आपके अस्त्र और शस्त्र की। इस एग्जाम और इस युद्ध के अंदर जो आपके अस्त्र और शस्त्र हैं वो है आंसर राइटिंग। तो आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ये एक ऐसी चीज है जो अगर आप सीख जाएंगे तो आप मेंस के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स पालेंगे। और अगर मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपका सिलेक्शन में काफी, आपको यूं मान लीजिए कि लगभग अगर आप मेंस बहुत अच्छा लिख के आते हैं तो आपका सिलेक्शन काफी हद तक सिक्योर हो जाता है। तो आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो बेसिकली जब आप आंसर राइटिंग करने जाएंगे तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर राइटिंग ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप उसके लिए डेज डिवोट करें। जैसे मैंने बोला कि आपको डेज बनाने, एक शेड्यूल बनाना है जिसमें नंबर ऑफ डेज और टॉपिक्स टू कवर लिखना है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आंसर राइटिंग आप कहें कि यार 10 दिन बचे, इन 10 दिन में मैं आंसर राइटिंग करने वाला हूं, ऐसा नहीं करना है। आपको आंसर राइटिंग फर्स्ट डे से तैयार करनी है, ठीक है। फर्स्ट डे से आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। जैसे आप GS1 कर रहे हो कंप्लीट 10 से 15 दिन में, उसी में आप आंसर राइटिंग भी करो। हर रोज आपको आंसर्स लिखने हैं ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका कि मैं आंसर लिख पा रहा हूं अच्छा, वो अपने आप बूस्टअप हो जाएगा। तो आपको आंसर राइटिंग कंटिन्यूअस रखनी है पूरे 3.5 मंथ्स तक। तो जब बात आती है आंसर राइटिंग की, तो ये इतना वास्ट कंसेप्ट है, इतना बड़ा, यूं मान के चलिए कि हमें इस चीज के ऊपर अलग से एक वीडियो डेडिकेट करनी पड़ेगी, तभी हम आंसर राइटिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि आंसर राइटिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती हैं। पहले तो आपको ये समझना पड़ता है कि यूपीएससी चाहता क्या है। भाई आप आंसर लिखोगे तो यूपीएससी देखना क्या चाह रहा है उस आंसर के अंदर। तो यूपीएससी बहुत सारी चीजें देखना चाहता है आपके आंसर के अंदर, जो आपको अगर पता हो तो आप अगर वो अपने आंसर्स में लिखेंगे तो अपने आप आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दिक्कत ये होती है कि बहुत से लोग ये जान ही नहीं पाते कि यूपीएससी चाह क्या रहा है, और वो आंसर्स लिखना शुरू कर देते हैं। और आंसर्स में जो भी उनको मन में आता है या जिस भी हिसाब से उनको लगता है कि ये सही है, वो वैसा आंसर लिख के आते हैं। और फिर जब मार्क्स नहीं आते तो वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरे मार्क्स आ क्यों नहीं रहे। आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज है जिसको बहुत डिटेल में हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर हम एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो इसके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूपीएससी आपसे चाहता क्या है, अलग अलग क्वेश्चन टर्म्स का क्या मतलब है, आंसर की बेसिक स्ट्रक्चरिंग क्या होनी चाहिए, और क्या क्या आपको आंसर में इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो आंसर राइटिंग पे जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी आपके सामने लेकर आऊं, ताकि आप उसको देखें और सिविल सर्विसेज जो मेंस अभी इतना नजदीक आ रहा है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस लेकर आऊं और बहुत सारी चीजों पे हम डिस्कस करें, तो आप कमेंट बॉक्सेस के अंदर वो सारे टॉपिक्स डाल दीजिए जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, या जो भी आपके क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्सेस में डाल दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो उन टॉपिक्स पे हो और उनमें आपकी सारी क्वेरीज को आंसर किया जा सके। और मैं अब आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो और एस्पिरेंट्स है, जितने भी ज्यादा एस्पिरेंट्स हैं, वो सब इससे फायदा उठा सके और अपने गोल को अचीव कर सके। क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं आंसर राइटिंग की गाइडेंस या मेंटरशिप जो होती है, क्योंकि आजकल मेंटरशिप भी बहुत कॉस्टली होती है। तो बहुत से लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उसी के लिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और आप लोग जिस चीज को अचीव, जिस भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, वो गोल आप अचीव कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।